नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। नैना न जाने कितने सपने संजो रही थी, उसे अब और धोखे में नहीं रख सकता था मैं। कमरे में आते ही नैना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह शाम के करीब आई और उसकी गोदी में सिर रख कर लेट गई। शाम की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आते ही तुरंत कैसे बता दे नैना को अपनी सच्चाई। उसे पता था कि सच्चाई पता चलते ही टूट जाएगा नैना का दिल, चकनाचूर हो जाएगा उसके अरमानों का महल। नैना का दिल तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी शाम को। अतः बात शुरू करने के लिए भूमिका बनाते हुए शाम ने कहा, बारिश हो रही है, चले भीगने। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जाना मुझे, एक बार भीगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब मुझे नहीं पड़ना बीमार, वरना माँ काम करते करते परेशान हो जाएंगी। नैना ने शाम के हाथ से किताब छीनते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी गोद में पड़ी हूँ और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। शाम हल्के से मुस्कुरा देता है। आखिर कौन सा सच है जो शाम ने अब तक छिपा के रखा है दुनिया से और नैना से भी। ये कमरे की खिड़की खुली हुई है, बाहर से ठंडी हवा का झोंका बीच बीच में आकर तन बदन में एक सिहरन सी पैदा कर रहा है। बारिश की रिमझिम माहौल को रुमानी बना रही है। कमरे में हल्के नीले रंग की रोशनी अपनी छटा बिखेर रही थी। खिड़की के पर्दे कभी हवा से उड़ जाते, कभी खिड़की से चिपक जाते और इस बीच बाहर से आती हुई रोशनी में नैना का चेहरा चांद सा चमक उठता। नीली रोशनी में बेहद हसीन नजर आ रही थी वह, पर शाम ने मन में ठान ली थी कि अब एक भी गलती नहीं। खुद पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल था, पर शाम पूरी कोशिश कर रहा था। नैना उठी और शीशे के सामने गई, अपने बालों को खोला, हल्का कंघा किया, थोड़ा परफ्यूम डाला अपने ऊपर, अपनी साड़ी उतार कर एक हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर वापस बिस्तर पर आ गई। नैना ने अपनी बाहें शाम के गले में डाल दी, अपनी दोनों हथेलियों से शाम का चेहरा थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। नैना ने और उसकी आंखों में आंखें डाल फुसफुसाती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, बड़े चुप चुप से हो? शाम ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना उसके और करीब आ जाती है। नैना ने फिर पूछा, अब कहाँ गई आपकी शरारतें? क्या हुआ, इतने बुझे बुझे से लग रहे हो? शाम हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नैना ने तुरंत शाम के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, अभी कुछ नहीं, अभी हम दोनों सिर्फ प्यार करेंगे। शाम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। नैना शाम के चेहरे को बेतहाशा किस करने लगी। शाम के सब्र का बांध टूट गया और नैना को अपनी बाहों में भर लिया। एक पल को सब कुछ भूलकर वह भी उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा, पर अगले ही पल एक झटके से खुद को अलग किया नैना से और बिस्तर पर धराशायी हो गया। अचानक से ये बदला हुआ सा व्यवहार देखकर अचंभित हो गई नैना और शाम से बोली, क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत हो गई क्या? कुछ देर तक मौन रहने के बाद कहा शाम ने, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो नैना। मैंने तुम्हें धोखे में रखा, अब तक मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। आखिर ऐसा क्या हो गया, किया क्या है आपने? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? क्या धोखा दिया है आपने मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए मुझे, अचानक से ये क्या हो गया? सोचकर नैना एकदम हक्की बक्की थी। बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शाम को मौन देखकर नैना ने फिर पूछा शाम से, नैना, मैं तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूँ, सकुचाते हुए कहा। अपना मौन तोड़ा शाम ने, क्यों, क्या हुआ? अच्छे भले तो दिख रहे हो, क्या खराबी है आप में? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। शाम समझ नहीं पा रहा था कि नैना को कैसे समझाए। तो ठीक से समझाओ ना मुझे।
नैना ने फिर शरारती अंदाज में कहा, मैं तुम्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दे पाऊंगा और ना ही तुम्हें मातृत्व का सुख दे पाऊंगा। इन शब्दों को बोलते हुए शाम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून सूख गया हो। क्यों, किसी और को चाहते हो क्या? नैना थोड़ी गंभीर हो गई। नहीं, ये बात नहीं है, शाम ने परेशान होकर कहा। तो फिर सीधे सीधे बताइए, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं इतनी देर से? जल्दी बताइए, अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती मैं। नैना ने झुंझलाते हुए कहा, नैना तुम्हें तो पता ही होगा कि दुनिया में इंसान केवल आदमी और औरत के रूप में ही नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें आदमी व औरत दोनों के ही गुण होते हैं। शाम ने बहुत हिम्मत करके स्वयं पर संयम रखते हुए सकुचाते हुए कहा, आप मुझे क्यों बता रहे हो, वो भी इस वक्त? नैना ने बड़ी ही हैरानी में कहा, हाँ वो तो किन्नर होते हैं। शाम ने कहा, मैं वो ही हूँ। क्या? और शाम ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। ये क्या बोल रहे हो आप? हुआ क्या है आपको? होश तो है ठिकाने ना आपके? नैना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं किन्नर हूँ, शाम ने जोर देते हुए कहा। नैना पर मानो गाज गिरी हो। अविश्वास से भरी उसकी आंखें एकटक शाम को देखे जा रही थी। शाम का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गर्म शीशे सा पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। निशब्द, निस्तेज, निढाल सी दिखाई दे रही थी वह। कुछ देर पहले जो चेहरा चांद सा दमक रहा था वही अब पतझड़ के सूखे पत्ते सा मुरझा गया था। सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शून्य हो गई थी नैना की। नैना ऐसे शांत थी मानो पत्थर की हो गई हो। उसे इस स्थिति में देख शाम घबरा गया। उसके कंधे पकड़कर झंझोड़ा, नैना नैना कुछ बोलो, मुझसे लड़ो, मुझे मारो, मुझे गालियां दो, पर कुछ कहो तो। ऐसे बुत बनकर मत बैठो। नैना जैसे बेहोशी से जागी। जो होश आते ही उसने शाम का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों की मुझसे शादी? क्यों नहीं बताया मेरे बाबा को? एक साथ अगिनत सवालों से घबरा गया शाम। हिम्मत तो सारी पहले ही टूट चुकी थी, पर किसी तरह अपने शब्दों को खींचकर अपनी जुबान तक ले आया। बहुत किया था मना मैंने पिताजी को, मुझे तो कभी भी किसी से शादी नहीं करनी थी, पर पिताजी पर उनके मित्र ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था। वो मित्र जिनके साथ तुम्हारे बाबा आए थे, पिताजी ने बहुत मना किया था कि अभी नहीं करनी बेटे की शादी, पर मेरे पिताजी के मित्र और तुम्हारे बाबा दोनों लोगों ने हाथ जोड़कर आग्रह किया था। फिर इसके बाद वो मना नहीं कर पाए। नजरें नीचे गाड़े हुए शाम ने सारा वतरत्व कह सुनाया। तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि उनका बेटा किसी का पति बनने के काबिल नहीं है? नैना बिफर पड़ी शाम पर। कैसे बता सकते थे ये बात जो आज तक छिपा रखी थी? वो अब बताकर वो दुनिया को कैसे मुंह दिखाते, कैसे सामना करते हम सब इस समाज का? एक बार जो बात खुलती तो फैलते देर न लगती। वो मुझे समाज में शर्मिंदा होने से बचाने के लिए ये बात छिपा गए। शाम अपने पिताजी का पक्ष नैना के सामने रखा। तो मित्रता के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने मेरे जीवन की बलि चढ़ा दी। उन्होंने ये ना सोचा कि आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही जाएगा, तब क्या होगा? क्रोध और पीड़ा से मिश्रित भाव में डूबे हुए थे नैना के शब्द। एक अपराधी की भांति मौन था शाम, एकदम निरुत्तर सा। नैना का क्रोध फिर फूटा, और आपने क्यों छिपाया मुझसे? आप तो बता सकते थे ना मुझे पहली रात को। जवाब दीजिए। पहली रात को मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक अनजान लड़की को पहली ही रात ये बता दूं
कि उसकी शादी एक किन्नर से हो गई है। पहली ही रात उसके अरमानों का गला घोट दूं, उसके सपनों को राख कर दूं, और फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती? कहीं तुम कोई हंगामा खड़ा कर देती तो। इसलिए मैं आधी रात को आया था कमरे में कि चुपचाप सो जाऊंगा। शाम ने अपना बचाव किया तो अगले दिन क्यों नहीं बताया? फिर सवाल किया नैना ने। अगले दिन तो तुम्हें याद ही है कि क्या हुआ था। तुम बारिश में भीगने गई और बिजली कड़की, फिर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। और उस दिन तुम्हें याद है जब बारिश तेज थी, बिजली कड़की और तुम मेरे गले लग गई थी। इतना कहकर श्याम चुप हो गया। श्याम की इस बात पर नैना की भाव भंगिमा में कुछ पल के लिए परिवर्तन आया। चेहरे पर लाली सी छा गई, पर अगले ही पल वो अपने पूर्वत्व भाव क्रोध में आ गई और पलटवार किया। अगर आप किन्नर हैं तो वह सब क्या था जो आप कर रहे थे? इतने भावावेश में कैसे आ गए? वो सब दिखावा था या धोखा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप धोखा तब दे रहे थे या अब दे रहे हो। मैं किन्नर हूँ, बेजान नहीं। भावनाएं किन्नर में भी होती हैं, कामोत्तेजना हम में भी होती हैं, चरम सुख की प्राप्ति हमें भी होती है, पर हमारा साथी हमसे संतुष्ट हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो सब दिखावा नहीं था, प्यार था मेरा। अपने भोलेपन से तुमने मुझे दीवाना बना लिया। तुम्हारी सरलता और अल्हड़पन ने कब जगह बना ली मेरे दिल में, मुझे पता ही ना चला। प्यार हो गया है तुमसे। मेरे प्यार को धोखा मत कहना कभी भी। भावुकता में बहुत कुछ बोल गया श्याम। श्याम बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब फैसला तुम पर है। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो। नैना गुस्से में बोली, छोड़कर चली जाऊं ताकि समाज मुझे दोष दे कि मैं भाग गई, कीचड़ मेरे परिवार पर उछले और आप बेदाग रहें दुनिया के सामने? वाह, बहुत अच्छा सोचा आपने। कोई आँच नहीं आने दूंगा तुम पर, श्याम ने भरोसा दिलाया। आँच नहीं आने देंगे तो अब क्या बताएंगे दुनिया को? अब नहीं होगी समाज में बदनामी, अब कैसे सामना करेंगे समाज का? उखड़े स्वरों में बोली नैना, करूँगा सामना समाज का, पर सच छिपाकर। यही बताऊंगा कि मेरा किसी और के साथ संबंध है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। नैना को समझाया श्याम ने। तुम आराम से सोचकर फैसला लो। श्याम ने सब कुछ नैना पर छोड़ दिया। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। मायके में बाबा की तबीयत खराब चल रही थी, ऐसे में वहाँ भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। जया भाभी तो अपने घर की है नहीं, ये बात उन्हें बताना ठीक नहीं। क्या करे, किससे कहे अपने दिल की बात? उसका सिर चकराने लगा, मन ही मन सोचने लगी, ये कहाँ फंस गई। अच्छी भली पढ़ाई कर रही थी, कितनी अच्छी थी वो जिंदगी कुछ दिनों पहले, जहाँ एक दूसरे में समा जाना चाहते थे दोनों। अचानक उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। नैना एकदम चुप चुप सी रहने लगी है। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। उसका अल्हड़पन, चुलबुलापन जाने कहाँ गुम हो गया। श्याम इस बात से बहुत दुखी था, पर नैना से कुछ भी कह नहीं सकता था। सारे अधिकार खो दिए थे उसने। दोनों के बीच की दूरी सासू माँ से छिप न सकी। नैना का बुझा बुझा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। श्याम से अकेले में पूछा माँ ने, क्या हुआ बेटा? कई दिनों से देख रही हूँ, बहू का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? श्याम सकपका गया, बोला, नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। वो उसके बाबा की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए दुखी है। तो क्यों नहीं उसको मायके ले जाता? अपने बाबा से मिल लेगी तो चैन मिल जाएगा, माँ ने कहा श्याम से। श्याम अभी माँ से बात कर ही रहा था कि पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्याम देख, बहू के मायके से फ़ोन है, बात करा दे उसकी। नैना दौड़कर आई और फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक है गुड्डो, बाबा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। अब ज़्यादा समय नहीं है उनके पास, मुलाकात कर ले।
तुझे बहुत याद कर रहे हैं। समीर के इतना कहते ही फ़ोन नैना के हाथ से छूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। सासू माँ दौड़ कर आई, नैना को संभालते शाम से बोली, बेटा जल्दी जा, जाने की तैयारी कर। और घर पहुँचते ही नैना तेजी से बाबा के कमरे की ओर दौड़ी। बिस्तर पर पड़े हुए बाबा उसे बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। वह जाकर लिपट गई बाबा से, बहुत कुछ कहना चाहती थी उनसे, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर अब समय नहीं बचा था बाबा के पास। बेटी के गले लगते ही उनके हलक से एक हल्की आवाज़ आई, बिटिया। और फिर वो आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई और छोड़ गई अपने पीछे अनगिनत सवालों के घेरे में नैना को, जिसके जवाब अब शायद कभी नैना को मिल ही नहीं पाएंगे। नैना अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, बिटिया। और फिर वह आवाज़ सदा सदा के लिए शांत हो गई। बाबा की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। एक हाथ जिसे वो नैना के सिर पर रखने की कोशिश कर रहे थे, नीचे लटक कर झूल गया। एक अनजानी आशंका को दिल में समेटे नैना अपने बाबा को बार बार बोले जा रही थी, बाबा उठो, कुछ बोलो ना, ऐसे चुप मत रहो, देखो ना मैं तुम्हारी गुड्डो तुम्हें जगा रही है। कहते कहते नैना दहाड़े मार मार कर रोने लगी। समीर जो कि अपने पिता के पैरों की तरफ बैठा था, वो समझ गया कि अब सब समाप्त हो चुका है और वो भी जोर जोर से रोने लगा। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था, उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पूरा वातावरण शोकमय हो गया। रात तक रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। जब कोई रिश्तेदार पहुंचता, एक नए सिरे से रोना धोना शुरू हो जाता। एक तो माँ बीमार रहती थी, ऊपर से ये बार बार रोना, उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी। किसी तरह रात गुजरी। सुबह होते ही शीघ्रता से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। नैना के सास ससुर भी सुबह ही पहुंच गए थे। 10 बजते बजते नैना के बाबा की अंतिम विदाई हो गई। नैना चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। पिता के जाने का दुख तो था, पर उससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का था कि उन सवालों के जवाब जो केवल बाबा ही दे सकते थे। बाबा के साथ ही उनका भी अंतिम संस्कार हो गया था। एक बार फिर घर का पूरा वातावरण शोकमग्न हो गया। घर से अर्थी निकलते ही घर की महिलाएं घर के शुद्धिकरण अर्थात साफ सफाई में जुट गई। नैना की मदद जया भाभी ने कराई। माँ तो अपने में ही व्यस्त हो गई थी। अंतिम संस्कार कर सभी घर वापस आ गए। फिर शाम ने नैना से कहा, घर चले। नैना ने कहा, आप माँ पिताजी के साथ जाओ, मैं अभी यहीं रुकूंगी, माँ को मेरी ज़रूरत है। शाम ने कहा, ठीक है, 13वीं में फिर आना है मुझे, तब तक खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लेना, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। शाम अपने माता पिता के साथ घर वापस चला गया। शाम तक सभी रिश्तेदार चले गए। घर खाली खाली सा हो गया था। नैना माँ की देखभाल में लग गई। अगले दिन दोपहर में जया भाभी आ गई। माँ का हाल पूछने के बाद नैना को उसके कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद करके नैना के पास आकर बैठ गई। देख, मैं जानती हूँ कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातें पूछने का, तू अभी बहुत दुखी है, पर मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। तू अपना सब कुछ बता, सब कुछ ठीक है या? नैना एकदम मौन धारण किए हुए थी। भाभी ने उसे झकझोरते हुए फिर से पूछा, बताना, इस तरह मौन धारण करके क्यों बैठी है? क्या बताऊं भाभी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कहते कहते आंसू छलक आए नैना के। ये क्या कह रही है तू? हुआ क्या? पहले तू ये रोना बंद कर। भाभी उसके आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, भाभी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नैना सिसकते हुए बोली, कैसा धोखा? भाभी घबराहट भरे स्वरों में बोली, मेरी शादी किन्नर से हुई है।
ये कहकर नैना फिर रोने लगी। किन्नर से हैरत से भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा धोखा, ये तो हद पार हो गई। देख गुड्डो, अब तू दोबारा उस घर में कदम नहीं रखेगी। हम कतई ना जाने देंगे तुझे अब। भाभी गुस्से से आग बबूला हो उठी। नैना ने सारा वृत्तांत कह सुनाया भाभी से। भाभी ने मौका देखकर समीर को इस सच्चाई से अवगत कराया। ये सब सुन आग बबूला हो उठा समीर और नैना से बोला, कहा था बाबा से मत करो इतनी जल्दी शादी, मगर एक ना सुनी। हड़बड़ तड़बड़ में इतनी बड़ी गलती कर बैठे। कोई छानबीन नहीं करने दी मुझे। अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके चले गए और उस शाम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। भैया आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नैना ने रोते हुए कहा। ये तू बोल रही है गुड्डो? समीर को विश्वास नहीं हो रहा था। तेरी जिंदगी बर्बाद की है उन लोगों ने, ये समझ आ रहा है ना तुझे? समीर ने गुस्से में कहा। हाँ भैया समझ रही हूँ, पर मैं उस पूरे परिवार की जिंदगी नरक नहीं बना सकती। नैना बोली, तुझे इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग से काम ले। समीर ने नाराजगी दिखाई। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े धोखे के बाद भी नैना ऐसे सोच रही है। क्या जरूरत है इतनी दया दिखाने की? समीर ने गुस्से में कहा। अब तो वहाँ वापस बिल्कुल नहीं जाएगी और मुझे जो भी करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा। भैया इतना आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में, पर आप अभी शांत हो जाएं, फिर हम बैठकर शांति में से सोचेंगे कि करना क्या है आगे। नैना ने समीर को शांत करने की कोशिश की। थोड़ा सामान्य तो हुआ समीर, पर अभी भी गुस्से में था वह। फिर बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर चला गया। नैना का तो सोच सोच कर सिर चकराने लगा, क्योंकि फैसला उसे ही लेना था। रात में खाने के बाद जया भाभी, समीर और नैना छत पर इकट्ठे बैठे बात करने के लिए। जया भाभी ने बात शुरू की। बोली, नैना अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आराम से तेरी दूसरी शादी हो सकती है। बस तू शाम को ना में ही जवाब देना, उसके किसी भी बहकावे में मत आना। अपनी दया भावना को एक किनारे रख कर खुले दिमाग से ही फैसला लेने की ज़रूरत है इस वक्त। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप सुनती रही। उसकी चुप्पी देखकर समीर बोला, कुछ सुन भी रही है तू जो भाभी ने कहा, या मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है तू? सब सुन रही हूँ भैया। नैना ने बड़ी ही ठंडी सी प्रतिक्रिया दी। साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। समीर ने फिर कहना शुरू किया, तुझे पता है गुड्डो, अपना विनय तुझे बहुत पसंद करता है। और नैना चौंक गई, हैरानी से भाई की ओर देखा और बोल पड़ी, ये आप क्या कह रहे हो भैया? हाँ गुड्डो, मुझे भी अभी जल्दी ही पता चला। समीर ने पूरे विश्वास के साथ कहा। विनय ने खुद कहा आपसे क्या? नैना ये जानने को उत्सुक थी। नहीं, उसने नहीं कहा, पर उसकी डायरी ने सारे राज खोल दिए। समीर बोला, मतलब? नैना ने अनजान बनते हुए पूरी बात जानने की कोशिश की। समीर ने बताना शुरू किया। एक दिन उसके कमरे पर गया था काम से, उसकी डायरी खुली पड़ी थी। मेरी नज़र पड़ गई उस पर, तेरा नाम लिखा था उस पर। मेरी बेचैनी बढ़ गई सच्चाई जानने के लिए, तो मैंने उसे चाय बनाने को बोला। जब वो चाय बनाने चला गया तब पढ़ी मैंने उसकी डायरी। वो तभी से तुझे चाहने लगा था जब पहली बार यहाँ आया था। अगर उसने तभी बता दिया होता तो आज ये नौबत न आती। सुनकर नैना शांत बैठी रही। उसे याद आने लगा कि शादी में विनय कुछ कहना चाहता था, पर वो समझ नहीं पाई। नैना इसी उधेड़-बुन में थी कि समीर फिर से बोला, देख गुड्डो, विनय अभी भी तुझसे प्यार करता है। अब मैं तेरी और विनय की शादी करा दूंगा।
तू जीवन भर सुखी रहेगी। अब जया भाभी ने भैया की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ये बहुत अच्छी सोची तुमने। विनय देखने में तो अच्छा है ही, व्यवहार कुशल भी बहुत है, अच्छी रहेगी जोड़ी दोनों की। ये कहते हुए भाभी ने इस रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। नैना सब चुपचाप सुने जा रही थी, पर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह सोच रही थी कहीं ऐसा न हो कि पहले बाबा के कारण सब बिगड़ गया और अब भैया के कारण सब खराब हो जाए, इसलिए अब जो भी करना है उसे ही करना है। अगले दिन खाने पीने का काम निपटाकर नैना अभी फुर्सत पाई ही थी कि भैया उसके कमरे में आकर बैठ गए और पूछा नैना से, कुछ सोचा तूने? नैना ने अनजान बनते हुए पूछा, किस बारे में भैया? क्या गुड्डू, तू भी ना? अरे विनय के बारे में। और किसके बारे में? समीर ने झुंझलाते हुए कहा। अभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। नैना ने बात टालने की कोशिश की। सोचना तो पड़ेगा तुझे, और जल्दी ही सोचना पड़ेगा। विनय के बारे में भी और श्याम से छुटकारा पाने के विषय में भी। समीर ने समझाया नैना को। अभी बाबा की 13वीं में विनय आएगा तो तू खुद उससे बात करके देखना, उसका मन लेना, अपने तरीके से उसे जांच परख लेना। उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमें। अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, और वो भी सरकारी, समझ रही है ना तू? समीर पूरी कोशिश कर रहा था नैना को राजी करने की। ठीक है भैया, जल्दी ही फैसला कर लूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है। नैना ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा। बोल, क्या शर्त है तेरी? नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला समीर। भैया, आप श्याम और उसके परिवार की बदनामी मत करना। आपको मेरी कसम, उन्हें अपनी ज़िंदगी चैन से जीने दो। जिद तो बाबा की थी ना, किसी की भी ना सुनी अपने आगे। भैया, आपको मेरी कसम, आप नहीं करेंगे उनकी बेइज्जती, और ना ही ये बात किसी को बताएंगे कि वो किन्नर है। नैना ने समीर का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा। ये क्या किया तूने गुड्डो? अपनी कसम दे दी। धोखेबाजों को तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। आज हमें धोखा दिया है, कल किसी और को देंगे। गुस्से में बोला समीर। कुछ भी हो भैया, आपको मेरी कसम तो निभानी ही पड़ेगी। नैना ने हाथ जोड़कर कहा भाई से। हाथ मत जोड़ मेरी बच्ची, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, पर उस घर में वापस जाने की बात मत करना। मैं एक ना मानूंगा तेरी कसम भी काम ना आएगी तब। समीर ने बहन के मोह में हार मान ली। दिन तो घर के कामों में बीत जाता था, पर रात को सोने के वक्त एक एक कर सारी यादें ताज़ा हो जाती, और वो दिन भी याद आता जब शाम की सच्चाई सामने आई थी। ये याद आते ही नैना कभी रोती तो कभी गुस्से से भर जाती। दिन गुजरते जा रहे थे, पर अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। एक अजीब सी बेचैनी थी मन में। भविष्य में क्या होना है कुछ पता ना था। मन ही मन सोच रही थी, काश वह अपना भविष्य देख सकती तो फैसला लेना कितना आसान हो जाता। हर दिन इसी उधेड़-बुन में गुजर जाता। समीर के विशेष आग्रह के कारण विनय 13वीं के एक दिन पहले ही आ गया था। रात में खाने के बाद नैना, समीर, जया भाभी और विनय सभी छत पर टहल रहे थे। भाभी ने नैना को इशारा किया कि विनय से बात कर ले, मैं माँ को दवा खिलाकर आता हूँ। ये कहकर समीर नीचे चला गया। भाभी ने भी बहाना बनाया, बोली नैना मैं रसोई समेट कर आती हूँ अभी। नैना और विनय अब छत पर अकेले थे। विनय ने कहा, चलो बैठकर बातें करते हैं। दोनों वहीं पास पड़ी तख्त पर बैठ गए। विनय ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? चेहरे की सारी रौनक कहाँ चली गई? नैना बोली, कुछ नहीं, बस बाबा के जाने का गम है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये केवल बाबा के जाने का गम नहीं, बात कुछ और भी है। विनय ने नैना से सच जानने की कोशिश की। और कुछ भी नहीं है सच में, नैना ने जमीन खुरसते हुए कहा। और कितना झूठ बोलोगी? अब तुम सच खुद से बताओगी या मुझसे सुनना चाहती हो? मुझे सब पता चल गया है।
क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये कहते कहते नैना के हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया विनय ने। एक अनजानेपन का एहसास था ये नैना के लिए। जी कर रहा था कि अपना हाथ एक झटके से खींच ले, पर ऐसा नहीं किया नैना ने। शाम के धोखे से घायल हुए दिल पर शाम मरहम लगाने के अरमानों को एक कोशिश थी यह, या फिर अपने लुटे हुए नई शर्त के लिए तैयार करने की एक नाकाम कोशिश थी। यह अनजाना स्पर्श उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। यह अनजाना स्पर्श उसे कांटों की तरह चुभ रहा था, पर वह सह रही थी। इसी पर अपने नए जीवन की नींव जो रखनी थी उसे। आंखों के सामने बार बार श्याम का चेहरा आ रहा था और हर बार और भी सख्ती से वह विनय का हाथ पकड़ लेती थी। विनय बोलते जा रहा था, नैना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हारी शादी से पहले करता था। क्या तुम अपना आगे का जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी? मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बीते हुए जीवन की याद नहीं आने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नैना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विनय ने फिर पूछा नैना से। नैना ऐसे चौंकी जैसे नींद से जागी हो। हाँ, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, अभी तो बाबा के दुख से ही नहीं उभर पा रही मैं। विनय ने बातों बातों में नैना का सिर अपने कंधे से टिका लिया। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस चुपचाप बैठी रही उसके कंधे से सिर टिकाए हुए। और विनय बोलता रहा। क्या क्या कहा विनय ने? नैना को कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर में समीर आ गया छत पर। समीर और विनय अगले दिन के क्रियाक्रम के बारे में बात करने लगे। फिर नैना सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज की रात नैना के लिए बहुत कठिन रात थी, फैसले की आखिरी रात। कल शाम को आना है, उसे क्या जवाब देना है, ये निर्णय आज ही लेना है नैना को। रात भर सो न सकी वो, पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए बीती। आज बाबा की 13वीं है, सभी काम में व्यस्त हैं। 12 बजे तक तो पूजा ही चलती रही। लोगों का आना शुरू हो गया। शाम भी आ गया अपने माता पिता के साथ। नैना ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। पास ही शाम खड़ा था, पर नैना ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं और वहां से चली गई। शाम का चेहरा उतर गया। नैना के इस व्यवहार से ही उसके फैसले का अंदाज़ा लगा लिया शाम ने। शाम की माँ को भी नैना का यह व्यवहार अखरा। वो भी अब थोड़ा शंकित दिखाई देने लगी। श्याम के पिता इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। श्याम को यहाँ आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। इस दौरान कई बार श्याम और नैना का आमना सामना हुआ, पर नैना ने उसे अनदेखा कर दिया। श्याम की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। विनय और जया भाभी की नज़रें नैना पर लगी हुई थी। कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हुआ। सभी लोग भोजन करके जा चुके थे। जब घर के लोगों ने भोजन कर लिया, तब श्याम के पिता नैना की माँ से बोले, अब हम भी विदा की इजाज़त चाहते हैं। बहू से कहे कि चलने की तैयारी कर ले। जी बिल्कुल, ये कहकर नैना की माँ ने जया को भेजा नैना को बोलने के लिए। श्याम का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि अभी नैना का क्या जवाब आएगा। मौका देखकर श्याम ने जया भाभी से इच्छा जाहिर की, एक बार नैना से मिलने की। जया भाभी श्याम को नैना के कमरे तक पहुंचाकर खुद बाहर ही रुक गई। कमरे में एक तरफ तख्त पड़ी थी, दूसरी ओर 2 कुर्सियां पड़ी थी। दरवाजे के सामने वाली दीवार में खिड़की थी और नैना खिड़की की ओर मुंह करके खड़ी थी। कमरे के अंदर कदम रखते ही श्याम ने आवाज़ दी, नैना, हम घर वापस जा रहे हैं। क्या फैसला किया तुमने? नैना ने पलट कर देखे बिना ही जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपको और आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए। कहते कहते रुक गई नैना। मैं समझ गया, अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। श्याम ने नैना को आगे बोलने से रोक दिया। अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा दोषी रहूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
एक किन्नर समझकर ही माफ़ कर देना। सुना है किन्नर की दुआओं में बहुत असर होता है। मेरी यही दुआएं हैं कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, तुम्हें इतनी खुशियाँ मिले कि ये बुरे दिन तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। अब मैं चलता हूँ। श्याम जाने के लिए पलटता है, तभी नैना की आवाज़ सुनाई पड़ती है, रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी। श्याम पलट कर बोलता है, अब क्या बाकी रह गया है नैना? श्याम एकदम हताश सा खड़ा था। नैना पलट कर लगभग दौड़ती हुई सी आकर श्याम से लिपट जाती है। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको और आपके घर को अपना बनाना चाहती हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकती कान्हा जी, मैं मर जाऊंगी आपसे दूर रहकर। नैना बोले जा रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्याम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ कान्हा जी, नैना ने रोते रोते कहा। श्याम ने उसके आंसू पोंछे और उसे तख्त पर बिठाते हुए बोला, पहले अपना रोना बंद करो। अब बताओ, क्या तुमने अच्छे से सोच विचार कर लिया है? हाँ, मैंने खूब अच्छी तरह से सोच लिया है, बोली नैना। अभी भी आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। लेकिन नैना, मैं तुम्हें शारीरिक सुख दे पाऊंगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। क्या तुम जीवन भर सन्यासिनी बनकर रहोगी? पूछा श्याम ने। नहीं चाहिए मुझे शारीरिक संतुष्टि, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं मीरा बनकर अपने कान्हा के साथ जीवन गुजार लूंगी। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। प्यार के बिना जीवन भी कोई जीवन है। आपके प्यार के बिना जीवित होते हुए भी मेरा ये शरीर शव के समान होगा और शव को किसी भी तरह के सुख की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उसे शारीरिक सुख दे सकता। नैना ने कहा, लेकिन मैं कभी तुम्हें मातृत्व का सुख भी नहीं दे पाऊंगा। श्याम ने बहुत ही निराशा भरे शब्द में कहा, जरूरी नहीं कि अपनी कोख से जन्म देकर ही मातृत्व का सुख मिले। हम बच्चा गोद ले लेंगे, हमें ममता का सुख भी मिलेगा और बच्चे का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। नैना ने पूरे विश्वास से भरकर कहा, नैना, अभी तुम शायद भावुकता में ये निर्णय ले रही हो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़े। श्याम ने नैना को समझाने की कोशिश की, नहीं कान्हा जी, मैंने खूब अच्छी तरह सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैं अपने फैसले से ना कभी पलटूंगी और ना ही कभी पछतावा होगा मुझे। अब कोई और सवाल जवाब नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ अपने घर। कान्हा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए नैना श्याम से लिपट गई। श्याम ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। कमरे के बाहर खड़ी जया भाभी नैना के इस फैसले से हतप्रभ थी, पर दोनों के सच्चे प्रेम को देख उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।